डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू कंप्लीट द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10, राइट। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। सो वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14। इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग -1 1 and 5 7 is divided by this line। देखिए ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, नॉट सिमिलर, एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा होगा, ऑप्शनल एक्सरसाइज में होता था वो। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है कि दो पॉइंट्स हैं -1 1 और 5 7। लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, एंड देयर इज अ लाइन x plus y is equal to 4 and it is dividing द जॉइन ऑफ ए एंड बी। हमें बताना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेगी। जैसे कि ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये किस रेशियो में डिवाइड हुआ है वो बताना है। लेट दिस पॉइंट बी सी, लेट सी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड द लाइन सेगमेंट ए बी। तो जब भी हमें रेशियो निकालनी होती है तो आपको याद होगा हम रेशियो को k:1 एज्यूम कर लेते थे। लेट the ratio be k:1। ठीक है, सो अगर रेशियो k:1 है तो अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं तो उससे मेरे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ c आ जाएंगे। क्या आएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ c? ये होता था m1 x2 यानी कि 5k प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं। Then m1 y2 plus m2 y1 अपॉन m1 plus m2। तो ये c के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास k की टर्म्स में। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट c है ये इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो c के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो नाउ जो c है वो लाई करता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 पे, तो मैं x और y की जगह पे ये दोनों पुट कर दूंगा। c के कोऑर्डिनेट्स यहां पे पुट कर दूंगा, x और y की प्लेस पे ये दोनों डाल देंगे। ये x की प्लेस पे आ जाएगा और ये पूरा y की प्लेस पे आ जाएगा। तो ऐसा करने पे क्या बनेगा, 5k -1 अपॉन k प्लस 1 प्लस y की जगह पे आ जाएगा 7k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। नाउ आई विल टेक द एलसीएम। This will be 5k minus 1 and then 7k plus 1 is equal to 4। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 5k plus 7k मिलके बन जाएंगे 12k। एंड देन ये डिनोमिनेटर जो है ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 4k plus 4। देन ये 4k इधर आके माइनस होगा तो 8k is equal to 4, तो k आ जाएगा 4/8 यानी 1/2। तो बेटा k की वैल्यू अगर 1/2 है तो 1/2:1 करेंगे तो रेशियो 1/2 ही आएगी। सो देयरफॉर जो लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है दैट डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2। ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड करने को बोला डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता कि इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालिए, तो आप वो जो d वाला फॉर्मूला है पॉइंट एंड लाइन के बीच के डिस्टेंस वाला, वो मॉड वाला ax1 प्लस by1 प्लस c इन मॉडुलस अपॉन √a² प्लस b², वो लगा सकते थे। बट उन्होंने बोला अलोंग द लाइन, इस लाइन के अलोंग चलते हुए आपको इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। अब इसका पहले मतलब समझते हैं, थोड़ा सा फिगर की हेल्प से कोशिश करता हूं। तो एक आपको लाइन गिवन है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और एक पॉइंट है 1,2, ठीक है। अब अगर तो सिर्फ इतना ही होता कि इन दोनों में डिस्टेंस निकालो तो वो ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना था सीधा सीधा, तो वो उस फॉर्मूला से निकल जाता, डी वाला फॉर्मूला से, ठीक है। बट उन्होंने बोला ये जो डिस्टेंस निकालना है ये इस लाइन के अलोंग निकालना है। तो क्या ये लाइन इसी पॉइंट से पास हो रही है, ये कैसे पता चलेगा? ये पुट करके देख लो। x की प्लेस पे अगर हम 1 डालें और y की प्लेस पे 2,
तो ये 0 इक्वल टू 0 यानी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये लाइन इसी पॉइंट से पास हो रही है, कुछ इस तरह से होगी मे बी, कुछ इस तरह से। तो ये लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और ये पॉइंट है। तो अब बेसिकली आपको इस पॉइंट, जो गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट, उसका इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है अलोंग दिस लाइन, यानी यहां से लेके यहां तक का ये वाला डिस्टेंस निकालना है आपने। ठीक है, तो ये वाला अब डिस्टेंस कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ये पॉइंट को ए मान लो और ये पॉइंट को बी मान लो। पहले बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो। अब बी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें? वो भी बहुत आसान है। बी जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना दोनों लाइंस का, और दोनों लाइंस की इक्वेशंस आपको गिवन है। आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ये बी यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, और उसके बाद ए और बी में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है? गिवन है दो लाइंस, एक है 4x प्लस 7y, 5 उधर ले जाता हूं, इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट है, और दूसरी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये सेकंड है। मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। सॉल्विंग 1 and 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि x के कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन विल रिमेन एज इट इज, सेकंड बन जाएगी 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, साइन चेंज कर देंगे, ये कटेगा, ये आ जाएगा 9y इज इक्वल टू -5। ठीक है, और y की वैल्यू आ जाएगी -5/9। तो ये हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब y की वैल्यू अगर मैं इसमें सेकंड इक्वेशन में डाल दूं, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, तो x की वैल्यू भी आने वाली है हमारे। तो यहां से ये माइनस वाली टर्म है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस वाली उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/18। ये x निकल गया, ये ऑलरेडी y आया हुआ है। ठीक है, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर -5/18, -5/9। ये आ चुके हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। अब मैं a और b में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लूंगा। नाउ ए बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी -5/18 -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -5/9 -2 का होल स्क्वायर। राइट, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट हल्का सा लंबा है। तो चलिए इसका पहले एलसीएम लेते हैं। 18 इंटू -1, तो -18 और -5 मिलके -23/18 आ गया। ठीक है, और ये बन जाएगा -18 -5 अगेन -23/9, ये बन गया। देखिए मैं ओवरऑल इसमें से ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकाल सकता हूं? एक तो 23 का स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। ठीक है, और 18 और 9 में 9 कॉमन होता है, तो 9 का स्क्वायर भी कॉमन निकल सकता है। अंदर क्या बच जाएगा? यहां बच जाएगा -1/2 का स्क्वायर, क्योंकि 23 बाहर आ गया और 18 में से 9 बाहर आ गया, और यहां पे बच जाएगा 1 का स्क्वायर। ऑलराइट, अब ये 23/9 रूट से बाहर ले आएंगे। अब रूट में मेरे पास है 1/2 का स्क्वायर, जो कि 1/4 बनेगा, और साथ में है 1। ठीक, थोड़ा सा भी और सिंप्लीफाई हो सकता है। एलसीएम लेंगे, 4 + 1 5 आ जाएगा, तो √5/4। अब जो 4 है वो भी रूट से बाहर आ जाएगा, 4 रूट से बाहर आके 2 बनेगा, तो 2 × 9 बन जाएगा 23/18, और साथ में √5 यूनिट्स। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट लंबा था, बाकी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ट्रिक हमने पहले बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के, एंड देन ए और बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे हैं, फाइंड द डायरेक्शन in which a straight line must be drawn through this point so that its point of intersection with this line may be at a distance of 3 units from this point। अब इसका क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का? वो कह रहे हैं कि एक लाइन है x + y = 4, और एक पॉइंट है -1, 2। वो कह रहे हैं कि इस पॉइंट
और इस लाइन का डिस्टेंस किस डायरेक्शन में निकाले, किस डायरेक्शन में निकाले जिससे डिस्टेंस 3 यूनिट आ पाए। जैसे मे भी हो सकता है ऐसे डायरेक्ट अगर हम निकालते हैं तो हो सकता है 2 यूनिट आ रहा हो, थोड़ा सा आगे करेंगे तो 2.1 हो जाएगा, थोड़ा सा और आगे करेंगे तो 2.2, 2.3, इस तरह करते करते कभी 3 यूनिट्स जो आएगा ना। तो वही वो पूछ रहे हैं कि किस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करें जिससे कि इन दोनों का डिस्टेंस 3 यूनिट हो सके। ठीक है, तो बेटा डायरेक्शन कैसे बताई जाती है किसी भी केस में, ये वाला मैं मान लेता हूं कि वो पॉइंट है। डायरेक्शन कौन सी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन बताती है किसी भी लाइन की, वो है स्लोप। तो अगर हमसे पूछा गया है कि किस डायरेक्शन में लाइन बनाए, तो इसका मतलब वो हमसे स्लोप पूछ रहे हैं कि किस डायरेक्शन में ये लाइन जाएगी, यानी स्लोप निकाल दो इसका। तो मैं एक काम करता हूं, ये ए और इसे बी मान लेता हूं। बी के पहले कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे तभी हम इसकी स्लोप पता लगा पाएंगे। सो लेट the required point on the line B, B और B के कोऑर्डिनेट्स H, K ले लेता हूं मैं। ठीक है, अब सिंस B जो है यानी कि H के वो किस पे लाई करता है, वो लाई करता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 पे, यानी कि ये जो h और k है ये x और y की प्लेस पे पुट करेंगे तो इसने सेटिस्फाई करेगा। तो दैट मीन्स h प्लस k की वैल्यू 4 आ गई, राइट। सो नाउ इसका क्या करना है अभी आगे देखते हैं। नाउ ये जो a से b तक का डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में बोला है 3 यूनिट होना चाहिए, तो 3 रख देता हूं। अब a और b में मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो h माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। फिर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया। ऑलराइट, अब इन्हें पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसका रूट कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये आ जाएगा h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब h और k दोनों वेरिएबल रहेंगे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहां से मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूं, जैसे मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूं 4 माइनस के, ये यहां पे यूज कर देता हूं। सो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन h की प्लेस पे आ जाएगा 4 माइनस के और आगे प्लस 1 का होल स्क्वायर और फिर है k माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये 4 प्लस 1 बन जाएगा 5। तो बेसिकली आप 5 माइनस के का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन जाएगा। और ऐसे इसे सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई करना है आगे, ये बनेगा 2k स्क्वायर, k वाली टर्म्स मिलके बन जाएंगी 14k, और कांस्टेंट टर्म जो है एक 25 और एक ये 4 है, 25 प्लस 4 29, और ये वाला 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके क्या फैक्टर बन सकते हैं? हाँ जी, इसमें से हम पहले 2 कॉमन निकाल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इफ वी डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2 वी गेट k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 10 इक्वल टू 0। तो क्या इसके फैक्टर बन जाएंगे? यस, इसके फैक्टर बनने पॉसिबल हैं। अब यहां से इसे इरेज कर रहा हूं। ओके, सो नाउ इसके फैक्टर बनेंगे -5 और -2। तो ये आ जाएगा k माइनस 5 और k माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू 5 आएगी, जबकि यहां से k की वैल्यू 2 आएगी। आपने k निकाल लिया तो साथ में h भी निकाल लेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन से निकल जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं k की प्लेस पे 5 पुट करूं तो h की वैल्यू आ जाएगी -1, और यहां से अगर मैं k की वैल्यू 2 पुट करूं तो h भी आएगा 2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो b के कोऑर्डिनेट है वो -1 और 5 है, जबकि इसके अकॉर्डिंग b के कोऑर्डिनेट जो है वो 2,2 है। अब हमें दोनों ही केस में अलग अलग स्लोप निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में करना क्या था, हमें सिर्फ b के कोऑर्डिनेट नहीं निकालने थे, हमें स्लोप निकालनी थी, डायरेक्शन निकालनी थी कि a से किस डायरेक्शन में डिस्टेंस निकाले
जिससे कि वो डिस्टेंस 3 यूनिट आ सके। सो यहां पे अब मैं स्लोप निकाल लूंगा ए बी की। याद रखिए ए के कोऑर्डिनेट तो ये है, ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट एक केस में आ चुके हैं -1 और 5। तो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो -1 ये बन जाएगा, ठीक है। तो इससे स्लोप आ जाएगी, ये नीचे 0 बन जाएगा तो नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी इज पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। कि ये जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में डिस्टेंस लेना है, y एक्सिस के पैरेलल में, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग भी अब हम आंसर निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। अब अगर मैं ये वाले पॉइंट्स को 2,2 ले लूं तो बन जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अपॉन y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये 0 आ जाएगा, 0। स्लोप 0 का क्या मतलब होता है? स्लोप 0 का मतलब ये है कि जो ए बी है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ये दो आंसर पॉसिबल है, यानी कि आप ए से जो लाइन का डिस्टेंस निकालना है वो चाहे y एक्सिस के पैरेलल ले लो चाहे x एक्सिस के पैरेलल, दोनों ही केसेस में डिस्टेंस जो है वो 3 यूनिट आएगा। मैं आपको थोड़ी सी एक्यूरेट फिगर बना के, थोड़ी बहुत एक्यूरेट बना के इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं। तो केस क्या है, आपको एक लाइन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन जो है ऐसी होती है, दोनों एक्सिस को 4 पे कट करती है, ठीक है। अब पॉइंट दे रखा था -1,2, -1,2 ये पॉइंट था, ठीक है। तो बेसिकली आपसे पूछा था इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस किस डायरेक्शन में निकालें कि आंसर 3 आए, यानी कि डिस्टेंस 3 आए। तो हमारा आया कि यहां तो y एक्सिस के पैरेलल चले जाओ, यानी कि ऐसे, अगर आप ऐसे डिस्टेंस निकालोगे वो भी 3 आएगा। अगर आप x एक्सिस के पैरेलल जाओ यानी ऐसे, तो भी डिस्टेंस 3 आएगा। तो दोनों ही डायरेक्शन में जा सकते हो जिससे कि इस पॉइंट और इस लाइन का डिस्टेंस 3 आ जाएगा, चाहे x एक्सिस के पैरेलल चाहे y एक्सिस के पैरेलल। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी हाइपोटेन्यूज जो है उसके एंड पॉइंट्स 1,3 और -4,1 पे है। तो थोड़ा सा इसको मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। 1 2 3 4 2 3 4 कहां पे? एक तो है 1 3 समवेयर हेयर, ठीक है, एंड द अदर इज -4,1 हेयर, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 3 और इसके कोऑर्डिनेट्स है -4,1। याद रखिए ये हाइपोटेन्यूज के एंड पॉइंट्स है, ये एक हाइपोटेन्यूज है। तो लेट द हाइपोटेन्यूज बी ए बी, ठीक है, ये ए बी मान लेते हैं। अब आपसे पूछा गया अगर ए बी हाइपोटेन्यूज है तो इसकी जो बाकी की दो साइड्स होंगी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी परपेंडिकुलर साइड्स। तो बेटा अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो इसकी जो बाकी की लेग्स है यानी बाकी की साइड वो जरूर ऐसी होंगी, ठीक है, ऐसी होंगी। तो ये तीसरा पॉइंट हो सकता है सी। तो अगर ये तीसरा पॉइंट है तो सी के कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं? एक्स कोऑर्डिनेट इसका 1 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 1 है, ठीक है। तो if coordinate of third vertex is C11, अगर मैं तीसरे वर्टेक्स को C11 पे ले रहा हूं तो इस हिसाब से इक्वेशन ऑफ AC निकाल लेंगे हम। इक्वेशन ऑफ AC, बेटा AC जो है ये कौन सी लाइन है? AC एक ऐसी लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, और y एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस होती हैं वो x इज इक्वल टू a वाली फॉर्म में होती है। तो ये कहां से पास हो रही है? x एक्सिस में 1 से पास हो रही है। तो इक्वेशन ऑफ AC विल बी x इज इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन ऑफ BC विल बी, अब अगर BC भी आ जाए तो BC जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू 1, क्योंकि y x एक्सिस के पैरेलल है और 1 से पास हो रही है, तो ये y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा,
ठीक है, तो ये है इसकी बाकी की दो साइड्स की इक्वेशन। बट अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। जरूरी थोड़ी है सी के कोऑर्डिनेट यही हो सकता है सी के कोऑर्डिनेट यहां आ जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। यहां पे भी राइट एंगल बन जाएगा, अगर यहां बन रहा है तो यहां पे भी बन सकता है। ठीक है, तो मैं केसेस बना के करूंगा। केस 1 में मैंने थर्ड वर्टेक्स को C11 ले लिया है। अब यहां पे मैं केस 2 ले लेता हूं। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स इज D। अब अगर D है तो D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स एक्सिस पे -4 है और y एक्सिस पे इसके इक्वल यानी कि 3, तो -4,3 -4,3। तो अगर ये है थर्ड वर्टेक्स तो इसकी एक साइड हो जाएगी AD, दूसरी हो जाएगी BD। सो दिस इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ AD विल बी, देखो जो AD है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू समथिंग होगी। तो ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है? 3 पे, तो यानी इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 3। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ BD विल बी, अब BD जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू समथिंग फॉर्म में होती है। ठीक है ना, तो x एक्सिस को ये कहां पे कट करेगी? -4 पे, 1 2 3 4 -4 पे कट करेगी, तो ये हो जाएगी x इज इक्वल टू -4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन अगेन इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, और मिसलेनियस में जो सबसे इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस हैं उनमें से भी एक है। एक है क्वेश्चन नंबर 5 जो काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है उसके अंदर, और दूसरा ये क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ये क्वेश्चन समझते हैं क्या है इसमें। उन्होंने कहा कि अगर हम इस लाइन को प्लेन मिरर मान लें, जैसे कि ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 7। इस लाइन को अगर हम प्लेन मिरर मान के चले तो ये जो पॉइंट है 3,8, इसकी जो इमेज आएगी यहां कहीं होगी ना, प्लेन मिरर की इमेज यहां होती है, उस इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकाल ले, राइट। ये पॉइंट के इमेज के, इसको हमने प्लेन मिरर मान के चलना है। ठीक है, तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो मैं इसको A मान लेता हूं और इसकी इमेज को B मान लेता हूं। सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज बी B H, K, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को H, K ले रहा हूं। ठीक है, अब मुझे HK की वैल्यू फाइंड करनी है किसी तरह से। अब कैसे फाइंड करेंगे? यहां पे अब हम प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आपने 10th क्लास की साइंस में प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, हालांकि बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट कुछ बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी थी। एक तो ये थी कि ये जो पॉइंट है C, ये बिल्कुल मिड में आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जितनी दूर होता है मिरर से उतनी ही दूर इमेज भी होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो C जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा AB का, तो इसका मतलब C के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। सो नाउ C जो है वो लाई करता है लाइन पे। लाइन की इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो यहां पे मैं x एंड y की प्लेस पे ये कोऑर्डिनेट्स पुट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 3 प्लस h बाई 2 प्लस 3 इंटू 8 प्लस k बाई 2 इज इक्वल टू 7। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके h एंड k की एक इक्वेशन बना लूंगा। एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ये बना 3 प्लस h, 3 8 दा 24 प्लस 3k, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा h प्लस 3k। अब ये 24 और 3 मिलके 27 बन जाएंगे, और ये जब उधर जाके माइनस होगा तो 14 बनेगा। 27 जब उधर जाके 14 में से माइनस करेंगे तो -13। ये आ गई HK की पहली इक्वेशन।
ठीक है, अब हमें एच के की कोई और इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी, तभी उन दोनों को सॉल्व करके एच और के निकल पाएगा। अब कोई और प्रॉपर्टी का भी यूज करना है। बेटा आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जब भी आप प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हो तो आपकी इमेज और आप के बीच में एक जो इमेजिनरी लाइन होती है वो हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर ही होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये मिरर है और मैं अगर सामने खड़ा हूं तो मेरी इमेज ऐसे डायगनली बन रही होगी, नहीं, इमेज बिल्कुल स्ट्रेट बनती है सामने। तो यानी आपको और आपकी इमेज को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ऑब्जेक्ट को इमेज से जोड़ने वाली ये जो लाइन है ये मिरर के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, सो नाउ ए बी परपेंडिकुलर टू द लाइन, राइट, लाइन यानी मिरर जो है जिसे हमने मिरर माना है। अब परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है, m1 m2 इज इक्वल टू -1, ये होती है कंडीशन। ठीक है ना। अब ए बी की स्लोप आप कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हो एच के की टर्म्स में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आ गई बेटा ए बी की स्लोप। और लाइन की स्लोप तो हम निकाल ही लेते हैं हमेशा, जब भी हमें इक्वेशन पता हो तो इक्वेशन पता है तो लाइन की स्लोप होगी माइनस ए बाई बी। ए जो है 1 है, बी जो है वो 3 है, तो माइनस ए बाई बी इक्वल टू -1 ही रहेगा। अब ये माइनस से माइनस तो काट देना, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3 से मल्टीप्लाई करके, यहां पे बचेगा सिर्फ k माइनस 8 और 3 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3h माइनस 9 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3h माइनस 9, तो सबको उधर ले जाए तो 3h माइनस के कांस्टेंट भी उधर लेके जाएंगे तो -1, बट मैं इक्वल टू में रखना चाहता हूं तो इक्वल टू में +1 आ जाएगा। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशंस निकाल चुके हैं, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड या किसी भी और मेथड से इनको सॉल्व करके एच और के की वैल्यूज हमारे पास अभी आ जाएंगी। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन है h प्लस 3k इक्वल टू -13 और सेकेंड है 3h माइनस के इज इक्वल टू 1। तो सेकेंड वाली को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो सॉल्विंग 1 and 2 फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9h माइनस 3k इज इक्वल टू 3, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा 10h, ये कटेगा और ये आ जाएगा 10 -10, तो यहां से h के कोऑर्डिनेट -1 आ जाएंगे। तो ये h के कोऑर्डिनेट आए, h के कोऑर्डिनेट किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे, फर्स्ट में ही डाल दो चाहे। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर h की जगह -1 डाल देते हैं तो -1 उधर जाके +1 होगा, तो 3k की वैल्यू -12 आ जाएगी और 3 डिवाइड में जाएगा तो k की वैल्यू -4 आ जाएगी। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज आर बी माना था ना जिसके h के हैं, तो h की वैल्यू -1 है और k की वैल्यू -4 है। मैं दोबारा से बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि इफ द लाइन y is equal to 3x plus 1 and 2y is equal to x plus 1 are equally inclined to the lines y is equal to mx plus 4, find the value of m। यानी वो कह रहे हैं कि एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है y is equal to mx plus 4 और ये जो ऊपर दो लाइंस बता रखी हैं ये दोनों लाइंस इस लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है, यानी सेम एंगल बना रही है। यानी एक लाइन अगर मान लो 45 का एंगल बनाएगी तो दूसरी भी 45 का बनाएगी। अब बेटा अगर सेम एंगल बनाना हो एक ही लाइन के साथ तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो दोनों लाइंस ऐसे हो सेम एंगल बनाए, या फिर दोनों लाइन ऐसे हो और सेम एंगल बनाए, ये दोनों एंगल इक्वल या ये दोनों एंगल इक्वल। देखो अगर ये वाला केस होता तो ये दोनों लाइंस का पैरेलल होना जरूरी है, पैरेलल के लिए दोनों की स्लोप इक्वल होना जरूरी है। क्या आपको इन दोनों लाइंस की स्लोप इक्वल लग रही है? नहीं, इसकी स्लोप है y इज इक्वल टू mx प्लस c के अकॉर्डिंग 3 और इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो इसकी स्लोप आ जाएगी 1/2, तो दोनों की स्लोप तो इक्वल नहीं है। या फिर आप -a/b लगा के भी देख लो, दोनों की स्लोप इक्वल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है ये वाला केस तो हो नहीं सकता, तो यही वाला केस पॉसिबल है, फिर लाइंस पैरेलल नहीं है।
और अगर पैरेलल नहीं है और एंगल इक्वल है फिर तो यही हो सकता है। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 वाली लाइन मैंने बना ली, और ये वाली मैं मान लेता हूं y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और दूसरी कुछ ऐसे होगी जिसकी इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, अब जितना ये वाला एंगल है फाई 1 मान लेता हूं, उतना ही ये है फाई 2, यानी कि फाई 1 विल बी इक्वल टू फाई 2। दोनों एंगल आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में बोला हुआ है ना इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है, तो चलिए भाई इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, लाइन को 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3/2। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इससे स्लोप पहचाननी बड़ी आसान है। इस लाइन की स्लोप 1/2 है, इस लाइन की स्लोप m है, इस लाइन की स्लोप 3 है। ये वही वाली फॉर्म है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो उसमें x के साथ जो भी लगा होता है वही स्लोप होती है। तो चलिए मैं इसको मान लेता हूं लाइन नंबर 1, इसको लाइन नंबर 2 और इसको लाइन नंबर 3। तो जो फाई 1 है, फाई 1 वो किस किस के बीच का एंगल है? लाइन 1 और लाइन 2 का, और फाई 2 लाइन 1 और लाइन 3। तो अगर फाई 1 इक्वल टू फाई 2 है तो इसका मतलब मैं दोनों तरफ tan लगा दूं तो ये फॉर्मूला भी बन जाएगा। दोनों तरफ tan अप्लाई कर दिया, tan फाई 1 इज इक्वल टू tan फाई 2। अब आपको याद होगा tan फाई का एक फॉर्मूला होता था m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉडुलस में, तो वो लगा दूंगा यहां पे। m2 फाई 1 किसके बीच में है? सेकेंड लाइन और फर्स्ट लाइन, तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और फाई 2 किसके बीच में है? लाइन 1 और लाइन 3, तो इसमें m ये बेसिकली m1 है, यहां से m2 आ जाएगा 3, यहां से m3 आ जाएगा कितना? 1/2। तो इसमें बनेगा m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m3। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो m2 की वैल्यू है 3 माइनस m1 की वैल्यू m अपॉन 1 प्लस 3m, ये आ जाएगा। और यहां क्या बनेगा? m3 है 1/2, m1 इज m अपॉन 1 प्लस 1/2m। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यहां पे हो सकता है। कैसे? अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 2m और नीचे आ जाएगा 2 प्लस m। दोनों के जो डिनोमिनेटर में 2 आएंगे एलसीएम लेने के बाद वो आपस में कट जाने हैं, तो ये बचा है आपके पास। ठीक है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है वो जरूरी है। आपको m निकालना है ना, तो इसी को सिंप्लीफाई करके m निकल जाना है। ये मैं इरेज कर देता हूं बेटा। अब हम ना मॉड हटाएंगे। आपको याद होगा जब भी हम मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाया जाता है। अब दोनों तरफ के मॉड भी अगर आप हटा दोगे तो प्लस माइनस एक ही बार लगाना है, दोनों जगह नहीं लगाना है आपने। ठीक है, तो किसी एक जगह पे लगा देंगे हम, वो हमारी मर्जी है किधर भी लगाना चाहिए। तो मैं इस साइड लगा रहा हूं प्लस माइनस 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। अब इसके बाद आगे आपको दो केसेस बनाने हैं और उन्हें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो दो केसेस बना ले, तो मैं ये भी इरेज कर देता हूं। अब इन्हीं को सिंप्लीफाई आगे करना है और उससे m की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो एक मैं यहां पे कर रहा हूं 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। ये मैंने पॉजिटिव वाला केस ले लिया और ये मैंने नेगेटिव वाला केस ले लिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 6 माइनस 2m और प्लस 3m माइनस m स्क्वायर, और यहां आएगा 1 माइनस 2m प्लस 3m माइनस 6m स्क्वायर। पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। कुछ अगर कटिंग हो रही है तो बिल्कुल कर देंगे, जैसे 2m से 2m मुझे लग रहा है कट रहा है, 3m से 3m भी कट रहा है, ये उधर जाके माइनस अगर हो जाएगा और 1 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 5 बन जाएगा, 6 माइनस 1 5, और ये उधर जाएगा तो माइनस 5 बन जाएगा, माइनस 5m स्क्वायर। तो यहां से m स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी। किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये वाला केस तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, इसे छोड़ देंगे। अब यहां पे आ जाओ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 6 माइनस 2m फिर 3m माइनस m स्क्वायर। अब इसको उधर करेंगे, 1 को 1 से करेंगे 1 पर बाहर माइनस है तो -1 बन जाएगा। 1 को माइनस 2m से करेंगे -2m पर बाहर माइनस है तो प्लस 2m हो जाएगा।
3m को 1 से करेंगे तो 3m, तो बाहर माइनस है तो -3m हो जाएगा। अब 3m को -2m से करेंगे तो -6m स्क्वायर, और बाहर माइनस है इसलिए +6m स्क्वायर आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पे अगर कोई कटिंग होती है तो बिल्कुल कटिंग कर देंगे, जो कि मुझे लग नहीं रहा कोई भी कटिंग हो रही है। ये आ गया 6 + m - m स्क्वायर, और इधर -1 -m + 6m स्क्वायर, ये बन गया। सबको एक साइड ले जाता हूं, m स्क्वायर ये है 6m स्क्वायर, उसमें से एक m स्क्वायर और ऐड हो जाएगा सर, ठीक है। ये m उधर जाके -m बनेगा तो ऐड हो गया -2m, ये 6 उधर जाके ऐड होगा तो ये बनेगा -7, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अगर हम सोचे इसके फैक्टर बन सकते हैं तो 7 7 द 49 होते हैं, और 49 के फैक्टर सिर्फ 7 और 7 ही होते हैं, जो कि ये बन नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये फैक्टराइजेबल नहीं है, बट इसी को अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा और उसी से आंसर आएगा। मैं ये सारा इरेज कर रहा हूं, ये वाला पार्ट नॉट पॉसिबल लिख के छोड़ देना है, इसी को आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो इसमें मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूं, तो m = -b ± √b² -4ac करेंगे तो 196 आ जाएगा प्लस में अपॉन 2a, ठीक है। 7 7 49, 49 इंटू 4 करते हैं तो 196 ही आता है। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, अब ये तो +2 आ गया, ये बनेगा 4 और 196, तो 196 और 4 मिलके 200 बन जाएगा। 200 के फैक्टर बनते हैं 2 × 100, 100 रूट से बाहर आ जाता है, तो ये बन गया 10√2 अपॉन 14। अब आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन निकाल के नीचे कटिंग कर लो, तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। बस यही फाइनल आंसर है, m की वैल्यू ये होगी। ये वाला केस नॉट पॉसिबल हो गया, इसको आगे सॉल्व नहीं करना था, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20, इफ सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट p xy from the lines this and this is always 10, show that p must move on a line। अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है x + y - 5 = 0, एंड देयर इज अनदर लाइन जैसे ये, इसकी इक्वेशन है 3x - 2y + 7 = 0। एक पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और वो बोल रहे हैं कि P से इन दोनों लाइंस का जो डिस्टेंस है, जैसे ये वाला डिस्टेंस मान लो d1 और ये वाला डिस्टेंस मान लो d2, ये दोनों डिस्टेंसेस का जो सम है वो हमेशा 10 है, ठीक है। एक वेरिएबल पॉइंट है P x, y, जो कि इन दोनों लाइन से जिसका डिस्टेंसेस का सम 10 है। अब आपको शो करना है कि P जहां कहीं पे भी होगा वो चलेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन में, यानी P यहां की बजाय यहां भी हो सकता था, ठीक है, जिससे कि इसका डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस का सम 10 आता। कहीं यहां पे भी हो सकता था, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 10 आता। कहीं यहां पे भी हो सकता था, जिससे ये डिस्टेंस और ये वाली लाइन के साथ डिस्टेंस 10 आता। तो कह रहे जहां पे भी P जाएगा वो सिर्फ एक लाइन में ही जाएगा। तो ये कैसे शो करेंगे, हमें P के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, जो कि x y है, उनका रिलेशन बनाना पड़ेगा। P के कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन बनाना पड़ेगा, और वो जो रिलेशन है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन की फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि ax + by + c = 0। अगर P के कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन लाइन की फॉर्म में आ गया, लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में, यानी ax + by + c = 0 की फॉर्म में आ गया, तो उससे प्रूव हो जाएगा कि P जो है वो एक लाइन पे ही मूव करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें मेन क्या करना है, हमें P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका रिलेशन फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करेंगे, हम क्या जानते हैं अभी तक, हम ये जानते हैं कि जो डिस्टेंस d1 और d2 है उसका सम 10 है, ये जानते हैं कि ये जो पॉइंट P है उसका इससे और इससे दोनों डिस्टेंसेस का जो सम है वो 10 है। अब दोनों डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं बेटा। ये लाइन फर्स्ट लाइन के साथ निकालेंगे तो d1 निकलेगा, यहां पे a1 है, b1 है और c - 5 है, और x1 y1 की जगह पे xy है,
तो यानी आपको ये एक्स वाई हटा के ये एक्स वाई डालने हैं बेसिकली। तो बात वही आ जाएगी, पहले वाले का डिस्टेंस आ जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया, ये d1 आ गया। अब ऐसे ही मैं d2 भी निकाल लेता हूं, यहां पे a 3 है, b जो है वो -2 है, एक्स वाई की जगह पे एक्स वाई ही डालना है, तो वो बनेगा 3x यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -2 का स्क्वायर है तो 4 ही बन जाएगा, ये बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और ये जो आंसर आना चाहिए वो एक लाइन की इक्वेशन के फॉर्म में अगर आ गया तो उससे प्रूव हो जाएगा कि P जो है वो लाइन पे ही मूव कर रहा है किसी। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। अब ये मॉड जब तक हम हटाएंगे नहीं आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो मॉड जब हम हटाएंगे तो बाहर लग जाएगा प्लस माइनस, तो अंदर आ जाएगा x प्लस वाई -5 अपॉन √2, और ये भी मॉड हटाएंगे तो यहां पे भी प्लस माइनस, ये आ जाएगा 3x -2y प्लस 7 अपॉन ये 9 और 4 मिलके √13 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन बड़ी अनप्लेजेंट सी होगी यहाँ पे। ठीक है, बट हमें बहुत ज्यादा डीपली सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इसको ऐसी फॉर्म में लेके आना है जिससे देख के लगे कि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाली फॉर्म आ चुकी है। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या बन जाएगा, √2 और √13 का एलसीएम आ जाएगा √26। √13 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, साथ में प्लस माइनस भी लगाएंगे, तो प्लस माइनस √13 को x से करेंगे तो प्लस माइनस √13x, प्लस माइनस √13 को y से करेंगे तो प्लस माइनस √13y, और प्लस माइनस √13 को -5 से करेंगे तो माइनस √13 तो आएगा 5√13, बट इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस के साइन उल्टे हो जाएंगे, प्लस बन जाएगा माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, तो यहां आ जाएगा माइनस प्लस, ऐसे बन गया। अब इधर भी एलसीएम लेना है, 2 को इससे करेंगे प्लस माइनस 3√2x आ जाएगा, प्लस माइनस 3√2x, फिर 2 को इससे करेंगे, बाहर माइनस है तो साइन उल्टे हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2√2y, बट बाहर साइन होगा माइनस प्लस 2√2y। ठीक है, और फिर √2 को 7 से भी करेंगे और प्लस माइनस भी आएगा, तो 7√2 प्लस माइनस। ठीक है, और पूरे के नीचे √26 है, और अभी एक और चीज लिखनी बाकी है, वो है सामने जो 10 था, तो इक्वल टू में 10 भी आना है अभी। आई एम सॉरी, थोड़ा स्पेस का ऐसा प्रॉब्लम हो गया। अब ये √26 बेसिकली अदर साइड पे आप ले जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब इधर वाली टर्म्स क्या बची हैं वो मैं आपको लिख के बता देता हूं। हमारे पास बचा है प्लस माइनस √13x, फिर बचा है प्लस माइनस √13y, फिर है माइनस प्लस 5√13, देन है प्लस माइनस 3√2x, माइनस प्लस 2√2y, प्लस माइनस 7√2, और ये जब उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10√26। अब x वाली कितनी टर्म्स है, x वाली 2 टर्म्स है बेटा, ये और ये, इन दोनों में से x को कॉमन निकाल लो तो आपके पास बचेगा प्लस माइनस √13 प्लस माइनस 3√2 और बाहर x, ये वो फॉर्म बन गई ax। ठीक है, अब y वाली एक तो ये है एक ये है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √13 और वो आ जाएगा माइनस प्लस 2√2, बाहर आ जाएगा y, और लास्ट में लिख दो सारी कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म कौन सी है, एक तो माइनस प्लस 5√13, दूसरी है प्लस माइनस 7√2, और ये इधर आके माइनस ही होगी, इस पे प्लस माइनस नहीं आएगा, और सामने आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये आप देख सकते हो कि वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गई है। आगे सॉल्व नहीं करना, इसे देख के और ज्यादा मत घबराओ, बस हमने इसको लीनियर फॉर्म में कर दिया है। सो above is of the form ax plus by plus c equal to 0। ठीक है, सो इससे हम कह सकते हैं
कि जो पी एक्स कॉमा वाई है इट मूव्स ऑन अ लाइन, क्योंकि एक्स और वाई यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका रिलेशन एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ गया है, लाइन की इक्वेशन में। तो जिससे पता चल रहा है कि जो पी है वो एक लाइन पे ही मूव करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये टर्म्स देखने में फर्स्ट टाइम अगर कोई देखेगा तो देखने में जरूर लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, कैसी कैलकुलेशन आ गई, बट करते वक्त बहुत ज्यादा डीपली सॉल्व हमें करना ही नहीं है। सारी एक्स वाली टर्म्स कलेक्ट कर ली, इकट्ठी लिख दी, ठीक है, वाई वाली टर्म्स इकट्ठी लिख दी और जितने भी विदाउट एक्स वाई थी उन्हें इकट्ठा लिख दिया, तो लाइन की फॉर्म बन गई। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पैरेलल लाइन दिस एंड दिस। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों पैरेलल लाइन से इक्विडिस्टेंट हो। बट वेट, क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं? पैरेलल लाइंस की स्लोप सेम होती है ना, तो अगर इसकी स्लोप है -a/b तो -9/3 कटिंग होके -3/2 आता है, और इसकी भी स्लोप -a/b करेंगे तो -3/2 ही आएगा। तो दोनों लाइंस जो है डेफिनेटली पैरेलल ही है। तो ये एक पैरेलल लाइन, मतलब ये दोनों पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो हमें एक ऐसी लाइन निकालनी है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट हो। इक्विडिस्टेंट अगर होगी तो वो समथिंग ऐसे होगी, बिल्कुल मिडल में। ठीक है बेटा, देखिए पहले मैं एक काम करूंगा, ये दोनों जो पैरेलल लाइंस है इनका ए और बी एक जैसा करने की कोशिश करता हूं। द पैरेलल लाइंस आर, पहली है 9x + 6y - 7 = 0, ये फर्स्ट है, एंड द सेकेंड वन इज 3x + 2y + 6 = 0। अब यहां पे ना ए और बी सेम नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, जिससे कि ये बन जाएगा 9x + 6y + 18 = 0। ये बन गई सेकेंड लाइन। तो फर्स्ट लाइन जो है पैरेलल वाली वो ये है, और सेकेंड मॉडिफाई करके यानी 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गई। अब देखिए दो पैरेलल लाइन में ए और बी तो हमेशा सेम ही होता है, तो इनका सिर्फ डिफरेंस किस चीज का आता है? डिफरेंस आता है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वाली टर्म यानी सी का। तो जो पैरेलल लाइन हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो पैरेलल लाइन जो होगी उसका भी तो ए और बी सेम ही होगा, यानी 9 और 6। फर्क किस चीज का होगा? फर्क होगा सिर्फ कांस्टेंट वाली टर्म का। ठीक है, तो जो ये तीसरी वाली लाइन होगी ये कुछ इस फॉर्म में होगी, ax + by + c3 = 0। ये C1 है, ये C2 है, तो ये C3 होगा, कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, सो लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्विडिस्टेंट लाइन बी। अब वो इक्विडिस्टेंट लाइन में जो ए और बी होगा वो तो सेम यही होगा ना, 9 और 6। तो इक्विडिस्टेंट वाली लाइन क्या हो जाएगी? 9x + 6y + c3 = 0। अब मुझे बस किसी तरह ये c3 निकालना है। बेटा देखो, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल मिडल में से जा रही है, बिल्कुल मिडल में से, तो इसका जो c3 है ये इन दोनों कांस्टेंट्स का मीन होगा। ठीक है, नाउ ये जो c3 है वो कैसे निकलेगा? इन दोनों का मीन, यानी -7 और 18 / 2, ये तो ये करके आ जाएगा कितना? 11। ठीक है, 11/2। तो 11/2 c3 की वैल्यू हो गई। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड लाइन इज, ये थी ना रिक्वायर्ड लाइन, यहां पे c3 की वैल्यू डाल देंगे, 9x + 6y + c3 = 0। ये आंसर आ चुका है। अगर आप फ्रैक्शन हटाना चाहते हो तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 18x + 12y + 11 = 0। ये आंसर है। ठीक है, तो ये सबसे इजीएस्ट वे है इस क्वेश्चन को करने का। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्ट्स ऑन x एक्सिस at point A and the reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinates of A. क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, वो कह रहे हैं कि एक रे है जो 1, 2 से पास हो रही है। 1, 2 यानी यहां से पास हो रही है। ठीक है, ये 1, 2 हो गया।
और पास होने के बाद वो एक्स एक्सिस को कहीं पे हिट कर रही है और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो 5,3 से पास हो रही है। 1 2 3 4 5 1 2 3 यहां से पास हो रही है। ठीक है, पहले यहां से पास हुई, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट होके यहां से पास हुई होगी, तो लाइन समथिंग लाइक दिस होगी, ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस अप्रोक्सीमेटली। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है एक्सक्यूज मी, और हमें ये पॉइंट ए के ही कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट बी मान लो, ये वाला पॉइंट सी मान लो। सो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी h, 0। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट h, 0 मान लेते हैं। अब ये बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले केस में आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में कि जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो यहां पे एक नॉर्मल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा अगर ये एंगल इक्वल होंगे तो डेफिनेटली ये एंगल भी इक्वल होंगे। अगर a इक्वल टू बी है तो फिर ये c इक्वल टू डी भी तो होगा। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। ऑलराइट, तो इसको आप एंगल θ1 ले सकते हो, इसको एंगल θ2 ले सकते हो। तो अगर सिंस ये लाइन रिफ्लेक्शन से जा रही है तो उसके बाद θ1 विल बी इक्वल टू θ2। ये क्यों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैसे यहां पे होता है, बट अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब बेटा अभी आपने 19th क्वेश्चन में पढ़ा था कि जहां पे 3 लाइंस थी, एक लाइन के साथ 2 लाइंस इक्वल एंगल्स बना रही थी, इक्वली इंक्लाइंड थी। तो मैंने आपको बताया था इक्वली इंक्लाइंड होने के लिए या तो दोनों लाइंस ऐसी होनी चाहिए आपस में पैरेलल। ठीक है, पैरेलल नहीं है तो वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए जिनका एंगल इक्वल हो। अब ये केस में ये पैरेलल तो नहीं लग रही लाइंस, ठीक है ना, पैरेलल तो लग नहीं रही, तो इसका मतलब है इन दोनों का एंगल इक्वल है। तो यानी कि इन दोनों की स्लोप इक्वल तो नहीं होगी बट ऑपोजिट साइन की होगी। देखो इन दोनों में और इन दोनों में क्या फर्क होता है। अगर इसकी स्लोप 1 है तो इसकी भी स्लोप 1 नहीं होगी। अगर इसकी स्लोप 10 है तो इसकी भी 10 होगी। अगर इसकी स्लोप 3 है तो इसकी भी 3 होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। जबकि यहां पे क्या होता है, अगर इसकी स्लोप 1 है तो इसकी स्लोप -1 होगी। अगर इसकी स्लोप -2 है तो इसकी स्लोप 2 होगी। यानी वैल्यू वाइज स्लोप सेम ही रहती है जब भी इक्वल एंगल बना रही हो, बट उनका साइन ऑपोजिट रहता है। अब यहां पे भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो BA है और ये जो AC है ये दोनों पैरेलल तो नहीं है, तो इन दोनों की स्लोप इक्वल तो नहीं होगी बट साइन ऑपोजिट होगा। ठीक है, अब क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं और ये एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल बने हुए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि स्लोप ऑफ AB विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू स्लोप ऑफ AC। अब दोनों में इक्वल तो नहीं होगी क्योंकि साइन ऑपोजिट है, इसलिए मैं किसी एक के साथ माइनस का साइन लगा देता हूं। किसी भी एक के साथ लगा दो तब दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये दोनों स्लोप्स जो हैं एक दूसरे की नेगेटिव होंगी। बेसिकली AB जो होगी ना, AB ये डिक्लाइन हो रही है तो AC की स्लोप नेगेटिव है और AC की पॉजिटिव है। तो आप माइनस कहीं पे भी लगा दो, किसी भी एक जगह माइनस लगाओगे तो दोनों स्लोप इक्वल बन जाएंगी। चलिए अब हम आगे क्या करने वाले हैं, AB की स्लोप का फॉर्मूला। ये B के कोऑर्डिनेट पता है 1 2, ठीक है ना, और A के पता है H0, तो ये आ जाएगा y2 - 1 y1 अपॉन x2 - x1, और यहां माइनस AC की स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये बन गया। ठीक है, सो ये आ गया -2 अपॉन h - 1 और ये माइनस माइनस +3 अपॉन h - 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 के साथ h होगा तो -2h, -2 के साथ -5 होगा तो +10, h इंटू 3 विल बी 3h, -1 इंटू 3 विल बी -3। ये इधर आके माइनस होगा तो ये बन जाएगा -5h, ये उधर जाके माइनस होगा तो बन जाएगा -13।
तो h की वैल्यू आ जाएगी 13/5। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, ए के कोऑर्डिनेट निकालने थे ना, तो ए के कोऑर्डिनेट है 13/5, 0 था ना, तो h की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। और अगर हम थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि 13/5 कितना होता है, तो 13/5 इज 2.6, और हमारा भी ये देखने में कुछ ऐसा ही लग रहा है, 2 और 3 के बीच में ही है कहीं पे, तो 2.6, तो हमारी रफ फिगर ऑलमोस्ट करेक्ट है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 23 वी आर स्टार्टिंग। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, यहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। कई स्कूल के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ऑल्दो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट डेफिनेटली ट्रिकी जरूर है। आपको प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स टू दिस लाइन इज b²। क्या मतलब हुआ? एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इक्वल्स टू 1, और एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है √a² माइनस b² कॉमा 0, और एक और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है माइनस √a² माइनस b² कॉमा 0। आपको प्रूव करना है कि इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा d1, इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा d2, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, d1 और d2 का जो प्रोडक्ट होगा वो b² आना चाहिए। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है, इनका प्रोडक्ट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, ये दोनों पॉइंट टू दिस लाइन इज b²। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि d1 इंटू d2 इज इक्वल टू b² आएगा, ये प्रूव करके दिखाना होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रूव करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक LHS विच इज d1 d2। तो d1 बेटा पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो आप जानते हो, ये वाला फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c इन मॉड अपॉन √a² प्लस b², राइट। अब ये लाइन की इक्वेशन में a कौन है? a वो होता है जो x के साथ होता है, तो x के साथ है cos थीटा अपॉन a, और b कौन है? b होता है जो y के साथ हो, तो वो है sin थीटा अपॉन b। तो a जो है, a की वैल्यू होगी cos थीटा बाय a, और b की वैल्यू होगी sin थीटा बाय b, और c की वैल्यू होगी -1, क्योंकि 1 जब इधर आएगा तो वो -1 बन जाएगा। तो चलिए मैं d1 का फॉर्मूला लगाता हूं, ये x1 और ये y1 पुट करूंगा। a कितना है? a है cos थीटा बाय a इंटू x1, ठीक है, प्लस b इंटू y1, y1 0 है, प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है, इतना आ गया, इसको मॉड में रख दें। अब इसी तरह से हम d2 की वैल्यू भी लिख देंगे, d2 भी इसी तरह मॉड में आएगा। फर्क क्या होगा d1 और d2 में? बस d2 के केस में कोऑर्डिनेट थोड़ा सा डिफरेंट है, जो x कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव है, बाकी y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, तो सब कुछ यही रहेगा, cos थीटा बाय a इंटू √ में a² माइनस b²। फिर आगे ये मैं इरेज कर देता हूं, फिर आगे आ जाएगा प्लस में sin थीटा बाय b इंटू 0 -1, ये मॉड में होगा, और नीचे आ जाएगा a² प्लस b², ये बन गया। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करते करते लास्ट में आंसर b² आ जाना चाहिए। अगर b² आ गया तो हमारा पर्पस जो है इस क्वेश्चन को करने का सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ये क्या बन रहा है? ये बन गया √a² माइनस b² बाय a इंटू कॉस थीटा, और जबकि ये तो 0 हो गया, और साथ में -1, और नीचे है √ में cos² थीटा बाय a² प्लस sin² थीटा बाय b²। और अब आगे ये ब्रैकेट में क्या आएगा? यहां पे भी सेम यही होगा, ये भी नेगेटिव है, माइनस cos थीटा √a² माइनस b² बाय a, ये 0 हो गया, और अगला भी नेगेटिव ही है, और अपॉन में आएगा
कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, ये बन गया। ठीक है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो आप इनका नेगेटिव जो है वो कॉमन निकाल सकते हो, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसके बाद मैं ऊपर आगे कंटिन्यू करूंगा, इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। आप देख सकते हो ये और ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये बन रहा है a माइनस बी और ये बन रहा है a प्लस बी। a माइनस बी को a प्लस बी से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला माइनस जो है ये मॉड की वजह से प्लस बन गया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करने पे ये आ गया। और डिनोमिनेटर में दो रूट वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, सेम टर्म है, तो इसलिए रूट कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर। मॉड लगाना पड़ेगा क्योंकि वी डू नॉट नो कि ये पूरी ओवरऑल टर्म नेगेटिव आने वाली है या पॉजिटिव आने वाली है, एंड वी आर डीलिंग इन डिस्टेंसेस, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब आगे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये मैं इनका स्क्वायर कर देता हूं, ये ऊपर स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा बाय। अगर देखिए मुझे ऊपर और नीचे थोड़ी सी कैंसलेशन करनी है तो एक जैसी टर्म्स होनी जरूरी है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा नीचे दिख रहा है मगर ऊपर नहीं दिख रहा, तो इसलिए मैं नीचे वाले साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं। ठीक है, अब मैं एलसीएम ले रहा हूं ऊपर भी और नीचे भी। ये कॉस स्क्वायर थीटा अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और एलसीएम लेने पे ये माइनस में ए स्क्वायर आ जाएगा, पूरे के नीचे है ए स्क्वायर। नाउ ओवरऑल यहां पे भी एलसीएम लूंगा, बी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर इंटू 1 विल बी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरे के नीचे एलसीएम जो था वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया। ठीक है, आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। अब ये वाला जो बी स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई होने के लिए ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन गया ऊपर हमारे पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और पूरे के साथ मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में है मेरे पास बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया। ठीक है, नाउ आंसर हम जानते हैं, इसको अगर प्रूव करना है तो इसका आंसर बी स्क्वायर आना चाहिए, तो बी स्क्वायर मेरे पास आया हुआ है, बाकी का ये सारा कैंसिल होना जरूरी है। क्या ये दोनों सेम है ऊपर और नीचे? इन दोनों को ध्यान से देखिए, ऊपर वाली पूरी टर्म बी स्क्वायर के अलावा बाकी की पूरी टर्म और नीचे वाली टर्म क्या सेम है? यू विल फाइंड आउट कि ऊपर और नीचे टर्म्स तो सेम है बट उनके साइन ऑपोजिट है, साइन सारे ऑपोजिट है। तो व्हाट डू वी डू, मैं अगर ऊपर वाले ब्रैकेट में से माइनस का साइन कॉमन निकाल लूं तो उससे क्या होगा, ये जो नेगेटिव वाली टर्म है ये पॉजिटिव बन जाएगी, उसको पहले लिख देता हूं, ये भी नेगेटिव वाली पॉजिटिव बन जाएगी और ये पॉजिटिव वाली नेगेटिव बन जाएगी, तो माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर है बाहर, और नीचे वाली टर्म को एज इट इज रहने दो। अब आप देख सकते हो कि ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम टर्म बन चुकी है, बिल्कुल सेम टर्म बन गई है, इसलिए आपस में कट जाएंगी। अब ये माइनस है, मॉड के अंदर माइनस बी स्क्वायर, माइनस को तो मॉड जो है वो पॉजिटिव बना देगा, और बी स्क्वायर पे मॉड लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि बी पे तो स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है, और यही आरएचएस के इक्वल है। रिमेंबर हमें ये प्रूव करना था, d1 इंटू d2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो d1 d2 को हम इतनी देर से सॉल्व कर रहे हैं और वो लास्ट में बी स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो हेंस वी हैव प्रूव्ड। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इनफैक्ट लंबा नहीं है बट हर स्टेप इस साइज में, ऐसे साइज में बड़ा है। एक बार बोर्ड पे 3 ही क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 ही स्टेप्स आ रहे हैं, तो इसलिए वो बड़ा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो चलिए अब हम इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है
कि अ मैन इज स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ टू पाथ। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन का मतलब होता है क्रॉसिंग। ठीक है, एक मैन दो पाथ, दो रस्तों की क्रॉसिंग पे खड़ा है। पहला जो वे है उसकी इक्वेशन ये दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और दूसरे पाथ की इक्वेशन ये दे रखी है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। पर्सन खड़ा है इनके जंक्शन पे, यानी यहां पे खड़ा है, और उसने क्या करना है, उसने एक दूसरे पाथ पे जाना है, किसी और पाथ पे पहुंचना चाहता है वो लीस्ट टाइम में। मतलब यहां से इस रास्ते पे, इस लाइन पे पहुंचना चाहता है लीस्ट टाइम में। अब लीस्ट टाइम में पहुंचना है तो इसका मतलब इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये वाला, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो आपसे पूछा गया है कि इस पर्सन को यहां से इस रास्ते पे पहुंचने के लिए जो पाथ फॉलो करना पड़ेगा, यानी ये जो डॉटेड लाइन है, उसकी इक्वेशन निकालो। तो बेसिकली आपको यहां से यहां तक ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये जो पाथ है डॉटेड वाला, इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो लेट दिस बी लाइन नंबर 1, लेट दिस बी लाइन नंबर 2, लेट दिस बी लाइन नंबर 3 एंड लेट दिस बी लाइन नंबर 4। तो हमें लाइन नंबर 4 की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, अब लाइन 4 के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। लाइन 4 के बारे में आप ये जानते हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो बेटा पहले मैं एक काम करता हूं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल लेता हूं। सो उसके लिए मुझे सॉल्विंग करनी पड़ेगी इक्वेशन 1 और 2 की। फर्स्ट लाइन है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, ये फर्स्ट हो गई। सेकेंड है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, ये सेकेंड हो गई। तो इनको सॉल्व करने के लिए मुझे अभी पहले इक्वल बनाने पड़ेंगे कोफिशिएंट्स। x के कोफिशिएंट सेम बना रहा हूं, 6x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 12 और 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 10। तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये मिलके बन जाएगा माइनस 17y और ये मिलके बन जाएगा माइनस 22। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 22/17। तो इस पॉइंट A का जो y कोऑर्डिनेट है वो निकल गया 22/17। अब इसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में y की प्लेस पे 22/17 डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये माइनस 66/17 उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 66/17 माइनस 4। और अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम अगर हम ले लेते हैं इसका, तो सामने तो इधर 2x ही है। 66 माइनस 17 फोर द 68 होता है, तो 66 माइनस 68 करेंगे तो माइनस 2/17। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस 1/17। तो ये आ गया बेटा माइनस 1/17। मुझे a के कोऑर्डिनेट पता चल गए। सो देयरफॉर a के कोऑर्डिनेट है माइनस 1/17 और 22/17। अब लाइन 4 के बारे में और क्या जानते हो? एक तो ये जानते हो पॉइंट से पास हो रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट है। दूसरा आप ये जानते हो कि लाइन 4 और लाइन 3 आपस में परपेंडिकुलर है। तो नाउ m3 इंटू m4 विल बी इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों की स्लोप, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। थर्ड लाइन की स्लोप आप बता सकते हो -a/b करके, तो -a/b करेंगे तो इससे थर्ड लाइन की स्लोप आ जाएगी। और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये माइनस से माइनस तो कट गया, तो फोर्थ लाइन की स्लोप आ जाएगी -7/6। तो अब हम क्या क्या जानते हैं फोर्थ लाइन के बारे में? एक पॉइंट जानते हैं जिसके ऊपर से फोर्थ लाइन पास हो रही है, और फोर्थ लाइन की स्लोप भी जानते हैं। ठीक है, तो इतना डेटा सफिशिएंट है, हम इससे फोर्थ लाइन की इक्वेशन निकाल पाएंगे। अब मैं ये जो फिगर है इसे इरेज कर रहा हूं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पाथ, रिक्वायर्ड पाथ यानी कि लाइन 4, y माइनस y1 की जगह पे ये आ जाएगा 22/17 इज इक्वल टू स्लोप विच इज -7/6 इंटू x माइनस x1 भी नेगेटिव में ही है, तो वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे एलसीएम ले लेता हूं, ये बनेगा 17y माइनस 22/17, और इधर ब्रैकेट में भी एलसीएम लूंगा तो 17x प्लस 1/17। तो आप एक काम कर सकते हो, 17 को तो कट कर ही दो सबसे पहले,
ठीक है। अच्छा ये 6 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 17 करेंगे तो ये आ जाएगा 102y, 6 को 22 से करेंगे तो आ जाएगा 132, -7 को 17 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -119x, और -7 को +1 से करेंगे तो -7। सबको एक साइड पे ले आते हैं तो 119x प्लस 102y, और ये -7 इधर आके +7 होगा तो ये बन जाएगा 125 इक्वल टू 0। तो ये है बेटा इक्वेशन ऑफ दैट रिक्वायर्ड पाथ। पर्सन जो है जंक्शन पे खड़ा था और जंक्शन से एक दूसरे रास्ते पे पहुंचने के लिए उसे जो पाथ फॉलो करना पड़ेगा वो पाथ की इक्वेशन ये है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी फ्रैक्शन वाली थी तो इसलिए देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट इसका क्वेश्चन का लॉजिक जो था वो काफी सिंपल है। ठीक है, सो वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर नाउ। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।